बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। टॉप स्टोरी में मोहम्मद उसामा गाजी का सलाम अर्ज़ है। आज की टॉप स्टोरी ये रही। सुप्रीम कोर्ट के जज अपने ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। चेयरमैन नैब का सदर के नाम खत लिखकर ऐलान बगावत। हर किसी की जुबान पर साजिश का इल्जाम, हर कोई बदगुमान। क्या निजाम अभी तक खतरे में है? हर गुजरते पल के साथ इलेक्शन कमीशन की मुखालिफत बढ़ रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ कराची में धरना जारी। नए सूबों का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, लेकिन इस बार सूबे नहीं बन पाएंगे, सिर्फ नारे ही लगेंगे। चेयरमैन नैब एडमिरल रिटायर्ड फसी बुखारी ने सदर मुमलिकत के नाम अदालत उज़्मा के रवैये और किरदार के बारे में खत लिखकर दूसरे मानों में ऐलान बगावत कर दिया है। अपने खत में चेयरमैन नैब ने अदालत उज़्मा पर इल्जाम लगाया है कि मुल्क की सबसे बड़ी अदालत नैब के मामलात में मुदाखलत कर रही है। उनकी तरफ से ज़ाब्ता अखलाक की संगीन खिलाफ वर्जी का भी सुप्रीम कोर्ट के जजों पर इल्जाम आयद किया गया। उनके मुताबिक अदालत उज़्मा के तहरीरी फैसले कुछ और जुबानी अहकामात कुछ और होते हैं। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट उनको नैब ऑर्डिनेंस के तहत आजादाना तौर पर काम नहीं करने दे रही। अदालत उज़्मा इब्तदाई रिपोर्ट्स की बुनियाद पर ही सियासतदानों की गिरफ्तारी के अहकामात जारी कर देती है, जो कि मेरे यानी फसी बुखारी के नजदीक धांधली कबल अज़ वक्त इंतखाबात के मुतरादिफ है। उनका कहना है कि तौहीन अदालत के कानून के इस्तेमाल और सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान की तरफ से ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी से लोगों का अदलिया से एतमाद उठ रहा है। नैब के अंदर बगावत की फजा पैदा करने की कोशिश की जा रही है। यह खत चेयरमैन नैब ने कल सदर मुमलिकत को इरसाल किया। आज कामरान फैसल केस में वो अदालत उज़्मा के रूबरू थे। प्रोसिक्यूटर जनरल नैब के आगा ने मुकदमे की समाअत के आगाज पर कहा कि इस मुकदमे की समाअत ना की जाए, क्योंकि हमें अदालत पर एतमाद नहीं है। जिस पर अदालत का इस्तफसार था कि क्या नैब को इस बेंच पर एतराज है या सुप्रीम कोर्ट पर ही एतमाद नहीं, इस पर के आगा ने जवाब दिया कि हमें इस बेंच पर भी एतमाद नहीं। अदालत ने एतराजात तहरीरी शक्ल में दाखिल करने की हिदायत करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। सदर मुमलिकत के नाम चेयरमैन नैब का खत और आज की अदालती कार्रवाई बता रही है कि मुल्क के दो इदारों के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो चुके हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि चेयरमैन नैब के इल्जामात किस कदर दुरुस्त हैं। क्या वाकई अदालत उज़्मा को सियासतदानों, वो भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता? अगर आता है तो फिर वो कौन से ऐसे मामलात हैं जिनका हवाला देकर पीपल्स पार्टी की जुबान बंदी की जा सकती है? और यह भी सवाल अहम है कि जो नुकात फसी बुखारी ने उठाए हैं उनकी कानूनी हैसियत क्या है? इस पर बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर हैं जस्टिस रिटायर्ड वजीउद्दीन अहमद साहब। वजीउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नैब के मामलात में सुप्रीम कोर्ट मुदाखलत कर रही है, चेयरमैन नैब कहते हैं, आपको क्या लगता है? ये वो वाली बात है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये काफी रोज से मैं ये सिलसिला देख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में, फैसले के बारे में भी ये कहा गया कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो कार्रवाई हो रही थी उसमें प्रेशर में था, लेकिन उसको ये रेंटल पावर केस से जो अलग किया वो तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं किया था, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो उसको बहाल करने का फसी बुखारी अभी इल्जाम लगाते हैं कि जजेस ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये भी तो आपको देखना चाहिए कि जो नैब के अफसरान हैं वो शिकायत करते हुए, प्रोटेस्ट करते हुए चेयरमैन नैब के पास नहीं। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये कहना कि सुप्रीम कोर्ट तफ्तीश नहीं कर सकती, नैब कर सकती है, इस पर आप क्या कहेंगे? देखें, यही तो गलतफहमियां हैं। सुप्रीम कोर्ट मुल्क की आला तरीन अदालत है और सुप्रीम कोर्ट को जो पावर्स हासिल हैं वो मुल्क की किसी अदालत को हासिल नहीं है। और उसमें उनकी सबसे बड़ी पावर ये है कि वो कंप्लीट जस्टिस करने की उनको ज्यूरिसडिक्शन है, और कंप्लीट जस्टिस करने के लिए जो कुछ भी जरूरी हो करना वो उनके ज्यूरिसडिक्शन में शामिल है। चेयरमैन नैब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जुबानी और तहरीरी बयानात में, अहकामात में फर्क होता है। ये कहने की बात है कि ज़बानी अहकामात में और लिखे हुए अहकामात में फर्क होता है। अगर तो इस तरीके से हो और किसी इदारे को ये कहा जाए कि साहब आप ये काम जो है वो ज़बानी करें, ज़बानी ऑर्डर के ऊपर करें, और वो ये कहे कि हम नहीं करते हैं, आप हमको लिख करके दें, और वो लिख करके नहीं देते हैं, तो उस सूरत के अंदर वो इदारा अपने तौर पर लिख करके दे सकता है कि जी आपने हमको ज़बानी ये हुक्म दिया है और उसको बजा लाने के हम पाबंद नहीं हैं। एक और बहुत अहम पहलू है जी,
उन्होंने चेयरमैन नैब ने सदर साहब से दरखास्त की है इस खत में कि वो इन हालात में, इस सूरत हाल का कोई हल निकालें। सदर साहब निकाल सकते हैं कोई हल? सदर तो इन मामलात में खुद फरीक हैं। सदर की माशाल्लाह हस्ती ऐसी है कि वो प्रेसिडेंट हाउस में बैठे हुए एक तरफ सदारत कर रहे हैं, दूसरी तरफ सियासत कर रहे हैं, और जब उनके बारे में क्वेश्चन रेज होते हैं, लाहौर हाई कोर्ट पिटीशन टेकअप करता है, कंटेम्प्ट के मामला टेकअप होते हैं, तो वो 1 महीने से ज्यादा जाके कराची में बैठ जाते हैं। तो इस तरह के सदर से क्या शिकायत है? कौन शिकायत कर रहा है? अरे भाई, आपको कानून के ऊपर अमल करना चाहिए। जिस बंदे को आपको अरेस्ट करने के लिए कहा गया है, आप उसको अरेस्ट कीजिए। महज इसलिए कि कोई आदमी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे? ये तो यही मतलब हुआ ना। मामला ही कुछ नहीं है, हल का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हल तो ये है कि वो 12-14 आदमी जिनको अरेस्ट करने का ऑर्डर दिया गया है, उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए। आपको नैब में बगावत की कोशिशें नजर आ रही हैं? बिल्कुल गलत है। मैंने आपसे इससे पहले भी अर्ज किया है कि देखें, अगर तो नैब में सही काम हो रहा हो, अगर तो नैब के चेयरमैन एक फादरली पर्सनैलिटी के हामिल हों, एक अच्छे आदमी के तरीके से नैब को चला रहे हों, तो नैब के लोग जो परेशान हाल हैं, अफसरान जो सेक्टर के इंतकाल की वजह से परेशान हाल हैं, वो कहते हैं कि हमें सही तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दी जा रही, वो चेयरमैन नैब के पास जाएंगे। बहुत शुक्रिया जस्टिस रिटायर्ड वजीर अहमद साहब आपका। चेयरमैन नैब ने जो इल्जामात पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत और इसके जजों पर आयद किए हैं, ये एक ऐसी चार्जशीट है जिसकी बुनियाद पर किसी भी जज के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जा सकता है। ताहम ये और बात कि ये खत लिखने के बाद चेयरमैन नैब की अपनी गैर जानिबदारी के आगे एक सवालिया निशान सीना तान कर खड़ा हो गया है। आज नहीं तो कल चेयरमैन नैब को अपनी गैर जानिबदारी साबित करना पड़ेगी, लेकिन फिल वक्त चेयरमैन नैब के इल्जामात से मौजूदा जमहूरी निजाम के एक फरीक के खिलाफ साजिश की बू नजर आ रही है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक इंतहाई संजीदा और मुदब्बिर रहनुमा रजा रब्बानी ने आज इस बारे में लबकुशाई करते हुए कहा है कि मौजूदा निजाम के खिलाफ साजिश जारी है और यह निजाम लपेटकर 2.5-3 साल के लिए निगरान सेटअप कायम करने की कोशिशें की जा रही हैं। चेयरमैन नैब के हालिया बयान, रेंटल पावर केस को अचानक बढ़ावा मिलना, फिर कामरान फैसल की अचानक मौत, इससे कबल शेखुल इस्लाम जनाब तारुल कादरी की आमद, उनका धरना, ये सारे अवामिल क्या इसी क़यामत के आसार हैं जिनका रजा रब्बानी इशारा दे रहे हैं? इस पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है हसन अस्करी साहब ने। बहुत शुक्रिया हसन अस्करी साहब, सीनियर तज्जिया निगार हैं। वो कौन से अवामिल हैं जिनकी वजह से साजिशों की बू आने लगती है, इशारे मिलते हैं? देखिए, उस माहौल को क्रिएट करने में जो फैक्टर्स हैं उनका आपने अभी तज़किरा किया है। फिर सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ एक बड़ी ये थीम सी मौजूद है, सोच मौजूद है कि कोई सख्त गिर सी हुकूमत आए और सबको सीधा कर दे तो जाहिर है फिर इंतखाबात नहीं हो जाते। फिर दूसरा वजह यह है कि हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जिन्होंने जमहूरी गैर जमहूरी हुकूमतें, अथॉरिटेरियन रूल, मिलिट्री रूल में फ़ायदा उठाया है। और तीसरे ऐसे लोग हैं जो इलेक्शन में उनको कोई अपना स्कोप नज़र नहीं आता, उन्हें पता है कि इलेक्शन में कुछ नहीं मिलेगा। और आखिरी मेरा ख्याल है अनासिर वो लोग हैं जो नज़रियाती तौर पर जमहूरियत के ख़िलाफ़ हैं, चाहे वो मजहबी सोच है, चाहे वो दुनियावी सोच है, बल्कि वो इस इंतज़ार में बैठे होते हैं कि आसमान से कोई फरिश्ता आए या कोई सेवियर आए, कोई मसाया आए और उनके सारे मसाइल हल कर दे। ये वो चीज़ें हैं जो जमहूरी फ्रेमवर्क में फ़िट नहीं करती। जमहूरी फ्रेमवर्क में मैंने और आपने मिल के एक इज्तिमाई कोशिश से एक नुमाइंदा तरीके से मसाइल को बतदरीज हल करना पड़ता है। अच्छा, 2-3 साल की रजा रब्बानी साहब कहते हैं कोई ऐसा सेटअप आ सकता है। अगर हो गया, ऐसा निगरान सेटअप आता है तो फिर क्या होगा? देखिए, ये मुल्क की बड़ी बदकिस्मती होगी, क्योंकि इस किस्म का निगरान सेटअप का मतलब ये है कि आप आईन के दायरे से बाहर जा रहे हैं, और अगर आप आईन के दायरे से बाहर जाएंगे तो फिर ये कुव्वतें उन रियासती अदारों के पास चली जाएंगी जो रवायती तौर पर आईन से बाहर निकलकर इक़्तिदार को संभाल लेती हैं। पाकिस्तान की बका इसमें है कि आप आईन के अंदर रहें, पाकिस्तान की बका इसमें है कि वक्त पे इलेक्शन हो, और हमारी तवज्जो सिर्फ एक चीज़ पे होनी चाहिए, वो ये है कि इंतखाबात फेयर, फ्री और ट्रांसपेरेंट हों। इसी में पाकिस्तान का सिक्योर मुस्तकबिल है। कोई और रास्ता ख़तरनाक रास्ता है, मुश्किलात का रास्ता है, और कोई गारंटी नहीं है। जो लोग इलेक्शन पे इतराज़ात करते हैं या सियासतदानों को बुरा भला कहते हैं, उनको ये समझना चाहिए कि अगर ये दस्तूरी अमल और इंतखाबी अमल नहीं चलता तो क्या गारंटी है कि और तरीकों से पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे। वो कुव्वतें तो इंतजार में बैठी हैं जिनका आपने इशारा किया, जिनके बारे में साजिश भी कहा जाता है। जो हमारी सियासी जमातें हैं, आपको लगता है वो ऐसा रवैया इख्तियार किए हुए हैं कि ऐसी साजिशें नाकाम हो सकें? देखिए, सियासी जमातों को इस बात का एहसास करना चाहिए
ख़ासकर वो सियासी जमातें जो ये समझती हैं कि इंतखाबात में उनका मुस्तकबिल है। प्रॉब्लम हमारी ये है कि बहुत सी हमारी सियासी और जो माशरती कुव्वतें हैं उनको चूंकि इंतखाबात में कोई उम्मीद नहीं है, लिहाजा वो किसी ना किसी तरीके से इलेक्शन को सबवर्ट करना चाहते हैं। मसलन ये है कि आप ये कहते हैं कि वो इलेक्शन कमीशन को आप रिकॉन्स्टिट्यूट कीजिए, ये एक आईनी अदारा है, ये रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं हो सकता। या ये है कि वो आर्टिकल 62, 63 को अप्लाई इस तरह कीजिए कि इंतखाबात लेट हो जाएं। तो इस किस्म के सियासी अनासिर भी हैं जिनकी सोच और मकसद गैर सियासी। ठीक है हसन अस्करी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मुदल्लल गुफ्तगू आपने की और हम आपका शुक्रिया भी अदा करते हैं। टॉप स्टोरी में हमारी अगली स्टोरी ये है कि जमहूरियत के खिलाफ अगर साजिशें हो रही हैं तो सियासतदान आखिर क्या करें। मुशाहिदुल्लाह खान सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून के एक बड़े सियासतदान हैं, उनसे इस बारे में जानेंगे इस ब्रेक के बाद। करना चाहिए मंजिल इश्क की हो या रास्ते दिल की दुनिया के, इन्हें पाना, उन पर चलना बड़ा ही मुश्किल होता है। एक रास्ते पर पूरी कौम चल रही है, ये राह पुरखतर है, क़यामतें इन रास्तों पर लपक कर गिरती हैं और जान उछल के निकलती है। 9 साल अमरीत के बाद जमहूरियत का जो सफर रवां दवा है और नया मोड़ लेने को है, ठीक उस वक्त खौफ के साए गहरे होना शुरू हो गए हैं। हमारे सदर मुमलिकत को तो अपने इस पौने 5 साल दौर में साजिशों की आहटों ने चैन से रहने नहीं दिया। कभी वो हमारे सदर में हाथ में बंदूक पकड़े, जिसने आना है आए के पुरजोश नारे लगाते पाए गए, तो कभी संगीन और कलम की साजिश के खुलेआम तस्करे करते रहे। जरा सी याद ताजा कर लीजिए। अज भी उस कबर दे खिलाफ, उस शहीदा दे खिलाफ अज भी कलम दी कॉन्स्पिरेसी चलती पई है। यही नहीं कि ये अंदेशे और वसवसे जनाब सदर को लाहक थे। नवाज शरीफ साहब ने भी बारहा माजी के मज़ारों का नोहा पड़ा और आने वाले वक्तों की मंजिलों की निशानियां बताई। उन्होंने इस निज़ाम की आबियारी की जिसके बारे में रज़ा रब्बानी आज कह रहे थे कि जमहूरी निज़ाम पर तलवार लटक रही है। नवाज शरीफ साहब की जुबानी ही सुनिए। आइन और जमहूरियत पर हमला आवर होने वाली कुव्वतों की भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। इस निज़ाम के दिफा के जुर्म में मुल्क की 2 बड़ी जमातों ने बेचैन रूहों से वो क्या था जो उन्होंने नहीं सुना। चोर सिपाही, नूरा कुश्ती, मुकमुका और ना जाने क्या क्या। इसके बावजूद के नादीदा कुव्वतों की काट कबाड़ से बनी पुतलियां उछल उछल कर निज़ाम की तरफ लपकती रहीं। मुल्क की जमहूरी कुव्वतों के जितन रंग लाने वाले हैं, फिर भी काली देवी जमहूरियत के हुस्न पर कारा बार ना कर जाए, इस खौफ का राज है। तारुल कादरी साहब बैठे हुए भी खड़े हैं। अदालत आईन पाकिस्तान की मुहाफिज, लेकिन उठाने वाले उंगलियां इसी पर उठा रहे हैं। सवाल सिर्फ इतना है कि जमहूरियत पर बाकी तलवार लटक रही है या फिर ये सियासतदानों की नाअहली है जो उन्हें खौफ में मुब्तला कर रही है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान, सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं मुस्लिम लीग नून के। मुशाहिदुल्लाह खान साहब, ये साजिशों की बू इसलिए तो नहीं आती कि जो हुकूमतें हैं वो डिलीवर नहीं कर सकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बात यह है कि हमारे मुल्क में जमहूरी क़ुव्वतें और गैर जमहूरी क़ुव्वतें हुकूमतों में रही हैं। जमहूरी क़ुव्वतों को बहुत कम मौक़े मिले हैं और गैर जमहूरी क़ुव्वतों ने बड़े लंबे लंबे अरसे तक इस मुल्क में हुक्मरानी की। लेकिन जितना बुरा हाल गैर जमहूरी क़ुव्वतों के दौर में हुआ है, मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता, ये सबके सामने है। गैर जमहूरी क़ुव्वतों के अलावा जब जमहूरी क़ुव्वतें इक़्तिदार में थोड़े थोड़े अरसे के लिए आईं तो उसमें ख़ास तौर से इस दौर में तो बहुत ज़्यादा बैड गवर्नेंस हुई है, लेकिन बड़े बड़े अच्छे अदवार भी आए हैं, बड़े बड़े अच्छे काम भी हुए हैं। लेकिन बात यह है कि अब एक आमरीत के दौर से जमहूरियत ट्रांजिशन में है और बैड गवर्नेंस की वजह से कुछ रुकावटें जो हैं वो मुस्तकिल आ रही हैं। लेकिन ये इन रुकावटों को इंशाअल्लाह जो सियासतदान हैं वो अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, अपोजिशन अपनी जिम्मेदारियों को समझती है। आपने शुरू में एक शेर पढ़ा था कि जिसका मफहूम ये था कि इन रास्तों पे चलना मुश्किल है, ये बात सही है। लेकिन मैं इसके जवाब में ये शेर सुनाना चाहता हूँ कि शौक़े बेरहना पा फिरता था, रास्ते भी पथरीले थे, और घिसते घिसते घिस गए आखिर कंकर जो नौकीले थे। तो कंकर नौकीले तो हैं हमारे रास्ते में, हमें मालूम है, और हमारे पांव भी जख्मी हो जाते हैं कभी कभार, लेकिन इंशाअल्लाह हमारे कदम बढ़ते रहेंगे और इन कंकरों ने घिसना है और फिर रास्ता हमवार हो जाएगा और गैर जमहूरी क़ुव्वतों को मुंह की खानी पड़ेगी। मियां नवाज शरीफ साहब कहते हैं असम्बलियां मुद्दत पूरी कर रही हैं, इसमें उनका भी किरदार है। अगर 2-3 साल के लिए निगरान सेटअप आया तो फिर एक दफा पीपल्स पार्टी के साथ आप जाकर मिलेंगे?
देखिए बात यह है कि इसमें सिर्फ किरदार ही हमारा है, बाकी किसी का कोई किरदार नहीं है। इस मौजूदा हुकूमत ने जो कुछ किया है पिछले 5 साल तकरीबन, वो उसमें यानी कि इसमें कोई शुबा नहीं है कि लोगों ने गैर जमहूरी कुव्वतों का नाम लेना शुरू कर दिया था। लेकिन हम वाहिद वो पार्टी हैं, इस मुल्क में कोई अनपॉपुलर डिसीजन नहीं करता। ये PMLN और मियां नवाज शरीफ ने किया इस मुल्क के लिए, इस मुल्क के जमहूरी ढांचे के लिए, इस मुल्क के आइन के लिए हमने ताने बर्दाश्त किए। अच्छा। हमें फ्रेंडली अपोजिशन के, हालांकि अपोजिशन हम ही ने की है, बाकी पार्टियों ने तो अपोजिशन की है। आज अगर इस मुल्क में लोगों को ये पता है कि ये बैड गवर्नेंस हुई है तो ये हमने बताई है। और फिर इसके बाद आप देखें कि पार्लियामेंट और हुकूमत में फर्क होता है। हमने पार्लियामेंट के किरदार को अपने ताउन के साथ हमने उसको मुस्बत अंदाज में पेश किया। 20वीं तरमीम एक तारीखी तरमीम है ये, यानी कि इसीलिए खटकती है कि एक मैकेनिज्म बनने जा रहा है इलेक्शन का। एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर का अपॉइंटमेंट हो चुका है, इलेक्शन कमीशन आजाद हुआ है, मगर उसके खिलाफ धरने भी हो रहे हैं कराची में। आप शरीक हैं उस धरने में? का भी है। आप धरना कर रहे हैं कराची में, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरने में जा रहे हैं आप? देखें, हम इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरने में नहीं आ रहे, लेकिन आप उसको कॉन्टेस्ट में देखें तो एक सुप्रीम कोर्ट का वहां पे डिसीजन है और बावजूद हमें पूरा एतमाद है इलेक्शन कमीशन पे भी और फखरुद्दीन जी इब्राहिम पे भी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन मैंने जैसे गुजारिश की कि रुकावटें हैं, ट्रांजिशन है, उसके अंदर इस तरह के हम उनको स्ट्रेंथन करना, हम उन्हें स्ट्रेंथ देना चाहते हैं। हम ये जो मुजाहरे कोई उनके खिलाफ, उनकी जात के खिलाफ या उनके इंस्टीट्यूशन के खिलाफ नहीं कर रहे। हम ये कहना चाहते हैं कि देखिए, मुझे आप एक बात बताएं कि इलेक्शन बगैर स्टेक होल्डर्स के तो नहीं होता ना। और कराची की तमाम सियासी जमातें, पूरे मुल्क में कहीं ये सूरत हाल नहीं है, सिर्फ कराची में है कि वो कहते हैं कि हल्का बंदियां जो है वो गलत हुई हैं, वोटर लिस्टें गलत हैं। मैंने खुद वहां पे से 2 कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़े हैं। और फिर आप ये देखिए कि ये मुस्तकिल मामला है, ये आपके टॉपिक पे तो नहीं है, लेकिन अभी ये सूबों का एक मसला हुआ जिसमें मियां वाली को भी डाल दिया गया, बक्खर को भी डाल दिया गया। उस पर हम आगे आएंगे। अभी मुझे बताएं, क्योंकि साजिशों की हम बात कर रहे हैं, ताहरुल कादरी साहब जब धरना देते हैं सब पार्टियां जो एतराज करती हैं, अब आप भी अगर धरना देंगे तो फिर क्या होगा? आप सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते? देखिए, पहली बात तो यह है कि ताहरुल कादरी साहब स्टेक होल्डर नहीं है, वो कोई सियासी जमात नहीं है, वो ड्यूल नेशनल है। और कादरी साहब ना इलेक्शन लड़ सकते हैं, ना उनकी कोई सियासी जमात है। और उन्होंने ऐलान भी कर दिया है कि वो आइंदा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। हालांकि इसकी जरूरत नहीं थी, ड्यूल नेशनल वैसे ही नहीं लड़ सकता, ना उनका खानदान लड़ सकता है। हम उनको स्टेक होल्डर मानते ही नहीं है, उनका कोई हक नहीं है धरने देने का। सियासी पार्टियों को धरने का हक है कुछ। अच्छा, सियासी पार्टियों को धरने का हक है। मैं हसन अस्करी साहब से इस पर पूछना चाह रहा हूं, जब साजिशों की बात करते हैं और अच्छा, जो नॉन स्टेक होल्डर है उन्हें नहीं है। मुशाहिदुल्लाह साहब, आपकी तरफ भी आता हूं। जब ये साजिशों की बात होती है तो फिर इदारों के खिलाफ जो सियासी पार्टियां ही जाती हैं, तो कहीं ना कहीं कमजोरी तो सियासी पार्टियों को भी है कि साजिशों को हवा मिलती है, वो कुव्वतें समझती हैं कि हम कामयाब हो सकते हैं। देखिए, सियासी निज़ाम में अपनी कमज़ोरियां हैं और इस स्टेज पे धरनों का कोई अब सीज़न नहीं रहा है। अब इलेक्शन के आप करीब आ गए हैं और इलेक्शन ही की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। कोई किसी वजह से धरना देता है, जो भी धरना देता है वो उसको जस्टिफाई करता है। ताहिरुल कादरी के धरने से अगरचे हम एग्री नहीं करते, इसके बावजूद ताहिरुल कादरी अपनी जस्टिफिकेशन निकाल लेते हैं। अब ये धरना हुआ है, इसमें भी जस्टिफिकेशन है, कोई और धरना होगा उसमें भी जस्टिफिकेशन होगी। मेरा अपना ख्याल ये है कि धरने वहाँ अच्छे लगते हैं जहाँ सियासी निज़ाम में गुफ्तगू के मौके ना हो, ऑर्गेनाइजेशन के मौके ना हो। और इस वक्त हम इलेक्शन के करीब हैं, हमारी तरजीह यही होनी चाहिए कि इंतखाबात हों, वक्त पे हों, और जितने ट्रांसपेरेंट इंतखाबात होंगे वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है और तमाम सियासी जमातों के इंटरेस्ट में है जिनके इस निज़ाम में स्टेक है। अभी इलेक्शंस हुए नहीं, हम धरनों की सियासत पर आ रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह साहब, कराची का धरना तो अभी जारी है आपकी तरफ से, एक और धरने की बात हो रही है, वो इस्लामाबाद पहुंचेगा इलेक्शन कमीशन के हक में, ये तो उस पर दबाव डाल रहे हैं आप? नहीं, हम उनको स्ट्रेंथ दे रहे हैं। देखें, हमारा धरना और कादरी साहब का जो धरना है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो स्पॉन्सर्ड था, वो एक हिडन एजेंडे के तहत था। ये हमारे थोड़े से लोग होंगे, पार्लियामेंटेरियन होंगे, और एक जमहूरी जो तरीका होता है अपने मुतालबात के लिए प्रोटेस्ट करने का, उससे ज्यादा नहीं है वहां पे
कोई हमने वहां को हजारों लोग इकट्ठे नहीं करने, चंद लोग होंगे मुख्तलिफ मेरे पास चंद सेकंड है, मुझे बताएं कहा यह जाता है कि ये बड़ा ही इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है, फखरुद्दीन इब्राहिम साहब ऐसी शख्सियत है, सबको एतमाद था, अब हो क्या गया? आप चाहते क्या इलेक्शन कमीशन में क्या हो जाए आपको फिर एतमाद होगा? देखें, बात यह है कि कराची में पिछला इलेक्शन जो हुआ उससे पहले भी जिस तरह से ठप्पे लगते हैं और जिस तरीके से वहां पे इलेक्शन कमीशन को जो है प्रेशराइज किया जाता है और उसको प्रेशराइज करने के बाद मतलूबा नताइज हासिल किए जाते हैं, हम ये चाहते हैं कि कल को ये ना कहे पार्टियां के इंतखाबात में धांधली हुई थी। अच्छा। हम ये चाहते हैं कि आज ये मसला हम हल कर ले और इस तरह के जो दबाव के जो टैक्स हैं उसको ना इस्तेमाल होने दिया जाए। उसके लिए हम ये उन्हें बता रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। ठीक है, और इसीलिए आपको धरने देने पड़ रहे हैं, धरनों की इस वक्त सियासत हो रही है। मुशाहिदुल्लाह खान साहब बहुत बहुत शुक्रिया, हसन अस्करी साहब आप हमारे साथ थे, आपका बहुत शुक्रिया। ये तो बात हो रही थी साजिशों की, आगे हम बात करेंगे। धरने तो एक तरफ जारी हैं और साथ ही साथ नए सूबों की बात हो रही है। क्या कोई मुखलिस भी है, क्या सिर्फ सियासत चमकाने की कोशिश है? टॉप स्टोरी में आगे बात इस ब्रेक के बाद। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जनाब फखरुद्दीन इब्राहिम कल तक सबकी आंखों का तारा हुआ करते थे, मगर सियासत और सियासतदानों से उल्फत या बैर पालना कोयलों की वो दलाली है जिसमें हाथ से काले पांव हो जाते हैं और पैरों से ज्यादा मुंह। सियासतदान अपने खेल खेल रहे हैं कि यही दुनिया भर की सियासत का चलन होता है, हर किसी ने अपना मफाद देखना होता है। सो चीफ इलेक्शन कमिश्नर उधर की सुने तो तालियां, इधर की माने तो धुआं धुआं। इमरान खान फखरू भाई के बड़े मोतरिफ हुआ करते थे, अब शदीद मोतरिस। एक तरफ वो मुस्लिम लीग नून की कॉल पर इलेक्शन कमीशन को मजबूत करने के लिए शरीक धरना हुआ चाहते थे, दूसरी तरफ कराची में उन्हें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरना देना याद आ गया। कराची में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बरअक्स इलेक्शन कमीशन ने नई हल्का बंदियां करने से अपना हाथ खींच लिया है और वोटर लिस्टों की फौज के जरिए घर घर जाकर तस्दीक भी उस तरह नहीं हो रही जिस तरह की तवक्को कराची की दीगर सियासी जमातों ने उनसे लगा रखी थी। सो धरना कराची में हो या मुस्लिम लीग नून की कॉल पर इस्लामाबाद में कान को घुमाकर पकड़ने वाली ही बात है। इस वक्त मुल्क की तमाम सियासी जमातें चाहती हैं कि कराची में इलेक्शन कमीशन बिला खौफ और खतर काम करे, जिसका दूसरा मतलब यह है कि MQM कराची में तन्हाई का शिकार की जा रही है। आज पीपल्स पार्टी और MQM के अलावा कमोबेश दीगर तमाम जमातें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ धरने में शरीक थी। इन जमातों के बेशतर रहनुमा लगे लिपटे अंदाज में कहते हैं कि कराची के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल करने के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने यू टर्न जनरल कियानी से होने वाली अपनी मुलाकात के बाद लिया। उसमें कितनी हकीकत है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला किस कदर काबिल अमल है, या फिर MQM ने सियासत का कोई छूम मंत्र पढ़ा है, क्या हालात का रुख ही तब्दील हो गया है? इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, अमीर जमात इस्लामी कराची हैं, और हमारा साथ दे रहे हैं रशीद गुडेल साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हैं। मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, क्या हो गया? एक तरफ आप इलेक्शन कमीशन के हक में मुस्लिम लीग नून का साथ दे रहे हैं, इस्लामाबाद धरना दिया जाएगा, एक धरने में अभी आप मौजूद हैं, वहां पर आप बैठे हैं, क्या हो गया ऐसा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ भाई, आपको मालूम है कि कराची शहर में गुज़िश्ता 26 साल से जितने इंतखाबात हुए हैं वो सारे इंतखाबात जो हैं उनमें पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे किए गए और तमाम अफसरान को यरगमाल बनाकर ठप्पे लगाकर जो है इंतखाबात जीते गए थे। अब गुज़िश्ता अरसे भी जो लिस्टें बनी थी वो भी लिस्टें बोगस थी, और जब नई लिस्टें बननी शुरू हुई तो हमने इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और उनको बताया कि जो इंतखाबी फहरिस्तें तैयार हो रही हैं वो सारी MQM के सेक्टरों में और यूनिटों के दफ्तरों में हो रही हैं और वो सारी बोगस बनाई जा रही हैं। उन्होंने हमारी बात की सुनवाई नहीं दी। हम सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में ये बात साबित हो गई। हमने भी किया, PMLM ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, हमने तीनों ने मुकदमा किया और इसके नतीजे में ये फैसला हुआ कि जो इंतखाबी फहरिस्तें तैयार की गई हैं वो बोगस हैं और धांधली पर मबनी है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया कि इलेक्शन कमीशन कराची के अंदर इन इंतखाबी फहरिस्तों की असर-ए-नौ तस्दीक कराए। मेहनती साहब, अगर उस पर अमल नहीं हुआ तो आप सुप्रीम कोर्ट दोबारा क्यों नहीं गए? धरना क्यों? सुप्रीम कोर्ट दोबारा क्यों नहीं गए? धरना क्यों? बहरहाल देखिए सुप्रीम कोर्ट हर वक्त जाना जरूरी नहीं है। हम तो इलेक्शन कमीशन ने जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हमने इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया और इसके बाद इलेक्शन कमीशन के बाद हमने 3 दिन का धरना दिया और इस धरने के अंदर MQM और पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम सियासी जमातें शरीक थी कराची में। अच्छा, सारी जमातें कराची की आप कहते हैं हमारे धरने के अंदर शामिल थी।
सही। रशीद गोडेल साहब, ये धरना शामिल थी। मैं आपकी तरफ आता हूं मेहंदी साहब, एक मिनट। रशीद गोडेल साहब, ये धरना इलेक्शन कमीशन के खिलाफ है या एमक्यूएम के? उसामा भाई, मुझे तो बड़ी हैरत होती है कि पहले वावेला मचाया गया था कि इलेक्शन की लिस्टें गलत हैं, सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि वोटर लिस्ट की दोबारा तस्दीक की जाए, इलेक्शन कमीशन का अमला वोटर लिस्ट की तस्दीक कर रहा है, फौज लेके जाई जा रही है और जगह जगह हो रहा है। लेकिन मज़ा का खैर बात पता है क्या उसामा भाई, कि पूरे मुल्क की बात नहीं करते, सिर्फ कराची की बात करते हैं। अब कराची में इलेक्शन कमीशन ने कोर्ट में बयान दिया, अल्फिया बयान दिया कि 68,000 वोट्स। बात सुनने मौलाना साहब, मैं आपकी बात में बीच में नहीं बोला, थोड़ा अखलाक का तकाजा है कि बीच में ना बोले आप। इलेक्शन कमीशन में जब बात हुई तो इन्होंने क्लेम किया कि 30 लाख वोटर जो है कराची से बाहर के रजिस्टर कर दिए गए, जबकि इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा कोर्ट में बयान दिया कि 68,000 वोट्स जो हैं वो यहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे, जिसमें 34-35 हज़ार से रब्ता किया गया। उन्होंने कहा कि मैं लाहौर वोट देना चाहता हूँ, मातली में देना चाहता हूँ, गोटकी में देना चाहता हूँ, चीचावतनी में देना चाहता हूँ। मेरा ख्याल है 32,000 वोट का मसला रह गया। लेकिन मज़ा का खेज बात उसामा ये बताऊँ आपको कि पूरे मुल्क में 6,05,062 वोट का जो ऐसे वोट हैं जो अपने मुस्तकिल पते पे रजिस्टर किए गए, तो सिर्फ 32,000 के लिए तो ये धरने दे रहे हैं। क्या लाहौर में, पेशावर में, मुल्तान में, भावलपुर में, कोयटा में, मतलब कहाँ कहाँ ये वोटर जो हैं जो मुस्तकिल पते पे तब्दील कर दिए गए, ये मौलाना साहब उसके लिए धरना दे के बैठे। इस इलेक्शन कमीशन पे सबका एतमाद है। फख्रुद्दीन जी इब्राहिम एक दियानतदार, ऑनेस्ट सबका एतमाद है, यानी रशीद गोडेल साहब आप खुश हैं इलेक्शन कमीशन से? किसी को एतराज नहीं है। अब ये क्यों किया जा रहा है उसामा भाई? दो वजूहात है इसकी। एक तो ये कि इनको नजर आ रहा है कि इलेक्शन में इनको वही रिजल्ट मिलेगा जो पिछले सालों में मिला था। अभी थप्पे की बात करते हैं तो मैं उस पर भी गुजारिश कर दूं, तारीख का हवाला भी दे दूं कि 93 में जब इलेक्शन हुए थे उसामा भाई, हमने कौमी असम्बली का बायकाट कर दिया था। उस वक्त दुनिया ने देखा और इंटरनेशनल मीडिया ने ऑब्जर्व किया कि 2-5-10 हज़ार वोट पे MNA सीट लेके बैठा। और जब 2 दिन बाद जब सूबाई असम्बली का इलेक्शन हुआ, जब हमने इसमें भरपूर हिस्सा लिया तो लाइनें लगी हुई थी और हजारों लाखों की तादाद में वोट लेके उम्मीदवार कामयाब हुए थे। अच्छा। और उस वक्त MQM की क़यादत ज़ेर अताब थी और पोलिंग स्टेशन पे हमारे कोई पोलिंग एजेंट नहीं थे। थप्पा माफिया की बातें करने वाले वो लोग हैं जिनको कराची, हैदराबाद और सिंध के लोगों ने वोट नहीं दिए, इनकी परफॉर्मेंस देके वोट नहीं दिए। अब ये शोर मचाएं, लेकिन मेरा सवाल फिर भी ये आता है कि 32,000 वोट पे तो आप धरना दे रहे हो, 32,000 वोट पे तो तुम धरना दे रहे हो, 5,68,000 या 70,000 वोट पे जो पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मुस्तकिल पतों पे गए, उस पर धरना क्यों नहीं दिया जा रहा? अच्छा, ये सवाल रखते हैं, क्यों नहीं बोला जा रहा? राजा असद जो PML नून के थे, पीपल्स पार्टी में चले गए, उन्होंने मेरे साथ प्रोग्राम में बैठ के कहा कि झेलम के वोट कराची में शिफ्ट कर दिए गए। अच्छा, ये सवाल कर लेते हैं मेहंदी साहब, ये तो बहुत बड़ा मसला है, कोई भी खुश नहीं है इलेक्शन कमीशन से, कैसे मामला आगे चलेंगे? इलेक्शन कमीशन पे मेरा कोई एतराज नहीं है। जी रशीद गोडेल साहब, नहीं जी मेहंदी साहब, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि ये तो कोई भी खुश नहीं है इलेक्शन कमीशन से, किसी ना किसी को हर जगह एतराज हो जाता है, मामला आगे कैसे चलेंगे? असल बात यह है कि पूरे पाकिस्तान का मसला हो, अपनी जगह हो, लेकिन कराची के अंदर तो बड़ी नाइंसाफियाँ हुई और लाखों अफराद के, ये जो कह रहे हैं ना 32,000, लाखों अफराद के वोट जो हैं एक जगह से दूसरी जगह कर दिए गए थे। एक प्लाट पर 653 वोट निकले। आप बताइए, फारान होटल के अंदर जिसमें कोई नहीं रहता, 100 वोट निकले। ये सारी बोगस लिस्टें बनाई की गई थी और MQM ने बनाई थी। इसीलिए जब हम बात कर रहे हैं कि ये लिस्टें जो हैं ये फौज की मदद से बननी चाहिए, तो इनको क्या तकलीफ है? अच्छा, कराची में ये कहते हैं अभी तक धरने का क्या फायदा हुआ? अगर ये इंतखाब जो है जीत सकते हैं तो इन्हें जो है वो इस बात को वेलकम करना चाहिए कि फौज की मौजूदगी के अंदर ये इंतखाबी फहरिस्तें तैयार की जाएं। असल बात यह है कि इनको शिकस्त नजर आती है। इनको पूछिए आप, 2002 में भी हम माशाल्लाह, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, MNA था, इस कराची से हमने 5 सीटों पर MQM को शिकस्त फास्ट दी थी। फिर तो बात आपने जवाब दे दिया कि उन लिस्टों पर अगर आप दे सकते हैं शिकस्त, तो सीटें अगर तमाम इंतखाबी फहरिस्तें अगर सही तैयार की जाएं तो इंशाल्लाह उसके नतीजे में कराची की क़यादत बदलेगी। जी, यानी पुरानी लिस्टों पर भी आपने इलेक्शन में फतह ली है, अमन का बोलबाला हो जाएगा। अच्छा, जी रशीद साहब, मेरे पास जवाब दूं उसका? जी प्लीज।
उसामा भाई, अब जैसे मेहनती साहब ने कहा कि 2002 में हमने 5 सीटें जीती थी, तो ये कहाँ गया थप्पा माफिया, कहाँ गया पुलिस में कब्जा करना, और कहाँ गया इनकी बात की तरतीब ये खुद ही करते हैं। और जहां तक ये बात करते हैं, एक प्लॉट पे 700 वोट थे। नादरा ने दूसरे दिन तस्दीक की कि इनकी मिस्टेक थी कि 2011 की इलेक्टोरल लिस्ट में वो 5 गलियों में वोट थे, 2012 में बाय मिस्टेक ऑफ नादरा। यानी दोनों तरफ से हम देख रहे हैं, ठीक है, दोनों तरफ से अभी तक मैं आ रहा हूं, मैं ब्रेक के बाद आपके पास आऊंगा। रशीद गुडेल साहब, मुझे ब्रेक लेनी है। वोट पे प्रोटेस्ट कर रहे हो, 6,70,054 वोट पे आप एतराज क्यों नहीं कर रहे? ये आपकी बात आ गई, ठीक है। कराची दुश्मनी के लिए कराची मुनाफिकत का बाजार क्यों गर्म कर रहे हो? ठीक है, लेकिन ये भी हकीकत है कि तमाम पार्टियां जो हैं दीगर, वो इस वक्त धरना दे रही हैं। एमक्यूएम पीपल्स पार्टी इसमें नहीं है, एक तरफ बाकी सियासी जमातें और एक तरफ एमक्यूएम है। इसी पर गुफ्तगू आगे भी बढ़ाएंगे। खास तौर पर बात करेंगे हम नए सूबों के हवाले से, किसको क्या एतराज है। हर कोई किसी और तरफ की बात करता है और ऐसे लगता है कि ये मामला यहीं का यहीं रह जाएगा। मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं। रशीद गुडेल साहब हमारा साथ देंगे ब्रेक के बाद भी। टॉप स्टोरी में ब्रेक के बाद मिलते हैं। मौर्रिख अपनी आंखें बंद किए रखे या फिर हमारी आंखों में मिर्चें डाल दें, लेकिन यह तय है कि आंखों के इस हेर फेर से हकीकत बदलने वाली नहीं है। हकीकत यह है कि खान ऑफ कल्लात और नवाब सर सादिक मोहम्मद खान अब्बासी से रियासत पाकिस्तान के सुर्खेलों और गद्दी नशीनों ने अहद वफा नहीं निभाया। नवाब ऑफ बहावलपुर ने रियासत पाकिस्तान से एक तहरीरी मुआहिदा करके अपनी रियासत का इलाक पाकिस्तान से इस शर्त पर किया कि रियासत बहावलपुर को इसकी असल हालत में एक सूबे की शक्ल में रखा जाएगा। इब्तिदा में ऐसा ही हुआ, लेकिन इसके बाद जनरल अयूब ने मुल्क में 1 यूनिट मुतारिफ करवाया। 1977 में जनरल याहिया ने बाकी सूबों को बहाल कर दिया, लेकिन सूबा बहावलपुर से मुंह मोड़े रखा। पाकिस्तान में 1973 का दस्तूर बना, लेकिन बहावलपुर सौतेला बेटा ही रहा। अब चूंकि रियासत पाकिस्तान के सियासी फरीकों ने अपना जादू दिखाकर मुल्क के निजाम और नस्क से एस्टेब्लिशमेंट को अलग करने की कोशिश की है, सो एस्टेब्लिशमेंट जवाब अर्ज कर रही है। जवाबी अर्जी सियासतदानों के ही लेटर बक्सों से बरामद हो रही है कि एस्टेब्लिशमेंट का जोर तोड़ना है तो पंजाब की तकसीम की जाए। इस तकसीम पर बज़ाहिर एतराज किसी को नहीं, अलबत्ता इस तरकीब की हिमायत करने वालों का पंजाब से दूर का भी वास्ता नहीं। मुस्लिम लीग नून इस अमल को खालिस्तन इंतखाबी शोबदाबाजी करार दे रही है। मुस्लिम लीग नून का सियासी नगमा कुछ भी हो, लेकिन यह तय है कि पीपल्स पार्टी पंजाब की तकसीम का जो राग छिड़ रही है, इस राग की तान सिंध की तकसीम की सारंगी पर टूटेगी। फिलवक्त तो बकर और मियांवाली के अवाम ने खुद को किसी और सूबे में शामिल करने की पार्लिमानी कमीशन की तजवीज मुस्तरद की है। सवाल सिर्फ इतना है कि नए सूबों का नारा इंतखाबी नारा है या बाकी इंतखाबात से कबल नए सूबे बन सकते हैं। कई इंतखाबात जीतने के बाद सियासतदान जनूबी पंजाब को फिर तो फरामोश नहीं कर देंगे। इसी बारे में बात करेंगे। सैयद ज़ईम कादरी मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं, और रशीद गुडेल साहब मुत्तहिदा कौमी मुल्क के रहनुमा हमारे साथ हैं। ज़ईम कादरी साहब, क्या यह दुरुस्त है मुखलिस कोई भी नहीं है, सब सियासत चमका रहे हैं नए सूबों पर? देखिए, सियासत चमकाने के अलावा जो हुकूमती इत्तेहाद ने इसका डोल डाला है अभी इलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक, ये वाक़तन ये बात साबित करता है कि वो यकीनन पंजाब में सोरिश, डिवाइड एंड रूल और लोगों को आपस में कन्फ्रंटेशन में लेके जाना चाहते हैं। अब आज जिस तरह आपने देखा कि मियांवाली और भक्कर के लोगों ने शटर डाउन हड़ताल की और कैटेगोरिकली इसको डिनाई किया कि वो किसी ऐसी ऑप्शन के साथ जाना चाहते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हाँ, यकीनन अगर वाकई सूबे बने तो उनको बनाने के लिए मोर इफेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेटिवली वाइब्रेंट, फाइनेंशियली वाइब्रेंट एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स बनाए जाएं ताकि उनके फवायद गरीबों तक, मस्कीनों तक जा सके। एक और दो सूबों का क्या चक्कर है? पंजाब हुकूमत नहीं चाहेगी, 2/3 अक्सरियत पंजाब से नहीं होगी, नए सूबे नहीं बन सकते, आईनी मसला है। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जब हमने करारदादें पेश की पंजाब की असेंबली में, जो दोनों यूनानिमस करारदादें थी जी। एक जिस तरह आपने बिल्कुल तारीख को मसख जो किया जा रहा है पिछले 10-12 दिन से गवर्नर साहब की तरफ से पंजाब में, उसका आपने बिल्कुल पर्दा उठा दिया। आईनी सूरत आइडेंटिकल वही है जो आपने फरमाई है। और दो कि एक जनूबी पंजाब का सूबा बना लिया जाए ताकि उसमें रिफ्ट ना हो और मुल्तान और भावलपुर में जो एक दूसरे की हजमनी की लड़ाई है उसको कम किया जाए और दोनों को सूबे दे दिए जाए। प्रॉब्लम कहाँ है? हमें यह लग रहा है कि ये साजिश जो की जा रही है, अगर खुदा ना खास्ता ये कामयाब हो गई, अच्छा, तो वो वडेरे और जागीरदार जो उन वसाइल पर किसी हद तक काबिज हैं, वो पूरी तरह काबिज हो जाएंगे सदन पंजाब के वसाइल पर। एमक्यूएम जो यकीनन वडेरे और जागीरदारों के खिलाफ हमेशा जंग करती रही है, उन्होंने भी इस बात को नहीं सोचा कि वो गरीब अवाम अगर उनको मजीद
उन्हीं लोगों के सुपुर्द कर दिया जाएगा। अच्छा, जो इसका जवाब है उनके वसाइल पे भी, उनके हकूक पर भी और उनकी जिंदगियों पर भी ये मसला है। लेकिन लोगों पर भी तो छोड़ना चाहिए ना। लेकिन मसला है, लोग चाहते हैं कि कुछ सूबे नहीं बने, इसलिए वोट लेने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। इसी बात पे था जिसमें सिर्फ 17% लोगों ने ये कहा कि ये सूबे बनने चाहिए, बाकी 73% ने इसकी मुखालफत की। और खैर नून लीग की उसमें मकबूलियत में इजाफा भी नजर आ रहा है। रशीद गुडेल साहब ये फरमाएगा कि हजारा की बात जो पार्लिमानी कमीशन बनाया गया उसमें आप तो हैं, नून लीग ने उसका बायकॉट किया, उसमें हजारा सूबे की बात की गई, उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब कल कौमी असेंबली की स्पीकर को मामला जाएगा, तो ये बात कहां जाके रुकेगी? नए सूबे, इसका मतलब है सिंध तक भी बात चली जाएगी? उसामा भाई, जहां जहां पब्लिक डिमांड होगी, अब पब्लिक का ख्याल होगा कि वहां पे एहसास महरूमी बढ़ रही है, वहां वहां जहां से आवाज बुलंद होगी, एमके उसका भरपूर साथ देती रही है और देती रहेगी। जहां तक बात हुई सूबों की, तो सूबों की सबसे पहले करारदाद पार्लियामेंट के फ्लोर पे लाने वाले मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद तरीक अल्ताफ सिंबा के नुमाइंदे थे। उन्होंने जो बिल पेश किया, पहले रेजोल्यूशन पेश किया, जो बिल पेश किया उसमें क्या लिखा हुआ था कि पंजाब में एक या एक से ज्यादा सूबे बनने चाहिए, चाहे उसका नाम जुनूबी पंजाब रखें, सरायकी रखें, भावलपुर रखें, ये वहां के लोग रेफरेंडम करके दें, मैं और आप कौन होते हैं उसका नाम देने वाले। पहली बात तो क्लियर यहां हो गई। इसके बाद हमने कहा कि हजारा सूबा भी बनना चाहिए, कि वहां भी बहुत अरसे से डिमांड आई हुई है और वहां पे भी खूनरेजी भी हुई है, लोगों की हलाकतें भी हुई हैं। अब जहां तक ये बात आती कि सूबे बनने से क्या मुल्क कमजोर होगा, नहीं मेरे भाई, अगर ऐसा होता तो इंडिया बहुत कमजोर हो चुका होता। अफगानिस्तान में हमसे ज्यादा सूबे हैं। सूबे बनने चाहिए, सूबों के लिए इत्तेहाद होना चाहिए और सियासी मुनाफिकत और सियासी बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इतराज कोई नहीं कर रहा कि नए सूबे, हर कोई कह रहा है कि नए सूबे तो बनने चाहिए, लेकिन मसला ये कैसे बनेंगे? उसामा, मसला ये आता है, उसामा मसला ये आता है कि मैं अगर सूबों की बात करता हूं तो मुझे कुशादा दिल होना पड़ेगा। कुछ बातें मानी जाए, कुछ बातें ना मानी जाए। अगर मैं कहूं कि मेरी नजर में जिस हिसाब से सही बनता है वो बने, तो मैं पार्लियामेंट को रिप्रेजेंट नहीं करता। पार्लियामेंट का मतलब है, जमहूरियत का मतलब है कि जमहूरी सोच रखने वाला वो देखता है कि अगर एक दो इलाके ऐसे हैं जो उसमें शामिल हो जाएं तो वो सूबा बेहतर होगा, एक दो इलाके इसमें निकल जाएं उसमें बेहतर होगा। लेकिन सूबे वहां की आवाम की डिमांड है और सबसे पहले पार्लियामेंट में पेश करने वाली जो जमात है मुल्क की, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है, जिसने रेजोल्यूशन पेश किया, जिसने बिल भी पेश किया। हम ये चाहते हैं कि इस इलेक्शन से पहले सूबे बन जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। बांग्लादेश में भी जो ईस्ट पाकिस्तान था, उसामा, ईस्ट पाकिस्तान था, तो उसमें भी एहसास महरूमी बड़ी, इसका नतीजा हमने देख लिया। जिन लोगों की वजह से बड़ी गुडील साहब, वही लोग जो उधर हम उधर तुम के नारे लगा रहे थे, वो आज उस एहसास महरूमी के उनकी जिम्मेदार है। मतलब अगर मैं उसकी 71 की डिबेट पे प्रोग्राम रखते हैं तो 71 के डिबेट पे अलग से प्रोग्राम रख लेंगे। आज सूबों के मुताबिक आपके एलाइजर तो अब इसे शायद तो ना करें ना, होना चाहिए मुझे और आपके जो इख्तिलाफात है। एक बात वाज़ेह, सुने मेरी बात उसामा, ज़हीम भाई, अगर मुझे और आपको किसी बात पे एतराज है, उसको डिबेटेबल है, उसमें डिबेट होके खत्म होना चाहिए। वहां के लोगों की जो डिमांड है उसको पूरा होना चाहिए, इससे मजबूत होगा, माशी इस्तेकाम आएगा। अच्छा, अच्छी बात है। मुझे बताएं, इसका मतलब है कि लोग तो चाहते हैं नए सूबों पर, नहीं आपने खुद का रेजोल्यूशन तो आपने पास किया, आप तो अभी तो आप कह रहे हैं कि पंजाब असेंबली ने पहले लेकर आया, उससे कैटेगोरिकली कहा कि सिर्फ 17% लोग जो हैं वो वहां चाह रहे हैं कि नए सूबे बने। तो फिर आप रेजोल्यूशन क्यों लेकर? फिर भी 50,000 लोगों को मुश्तमिल होता है। फिर भी हम ये चाहते हैं कि कंसेंसस हो, एक रेफरेंडम कराया जाए और मोर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स जो फाइनेंशियली भी वायबल हो। अब चंद हफ्ते रह गए हैं, अब तो नहीं बन रहा कोई सूबा, सिर्फ वोट लेने के लिए सारे कर रहे हैं। नहीं, हम तो कर ही नहीं रहे, हम तो कैटेगोरिकली कह रहे हैं कि अभी नहीं बनना चाहिए भाई, उसके लिए होमवर्क नहीं हो सका। हजारा के बारे में आप क्या कहते हैं? एमकेएम तो कहती है हजारा भी बनना चाहिए, अभी उसकी बात ही नहीं हो रही। उसको भी बनना चाहिए, लेकिन होमवर्क करने के बाद कि कौन से अजला शामिल किए जाए। हमने तो फाटा की भी हिमायत की थी। एक मिनट, हमारी रियासत भावलपुर की को अलग सूबा बनाने का वादा किया, आज मियां शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं। तमाम लोग बैठे, कितना मुश्किल काम है ये, जो वो रियासत थी उसको कर दे। कमीशन ने तो हम तो तैयार हैं। यानी एक डिक्टेटर जो है वो आकर एक साइन करता है और खत्म, 1 यूनिट हो गया। जो वादा खिलाफी हुई अब दोबारा करना है तो सालों लगेंगे। ये यूनानिमस है ना, अगर हम यूनानिमस नहीं करेंगे तो फिर जो कमीशन तश्कील दिया गया है उसमें बैठ के डिबेट होनी चाहिए। तो डिबेट के लिए कमीशन जो बनना था, कमीशन तश्कील दिया गया है, उसने एक नाम रखा है, उस नाम पे कोई एतराज है तो वो सरायकी बैंक के, जुनूबी पंजाब के बहुत लोगों को होना चाहिए, मुझे नहीं होना चाहिए। डिस्कस किया जाना चाहिए था।
चौधरी निसार साहब कहते हैं, ऑपोजिशन लीडर हैं, वो कहते हैं पहले ये आ जाए जो पार्लियामानी कमीशन ने जो कुछ कहा है, इनकी सिफारिशात आ जाए कौमी असेंबली में, फिर आप जो है एक और अपनी लेकर आएंगे उसके बारे में बिल वगैरह। सूबे बनने में कोई रुकावट होनी नहीं चाहिए। जी जी, तो वो क्या होगा, उसमें ऐसी क्या चीज होगी? वो मोडालिटीज हैं, वो कैलकुलेशंस हैं, वो होमवर्क है जो किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया, और उन अजला को शामिल कर दिया गया है जो जियोग्राफिकली, फाइनेंशियली, एडमिनिस्ट्रेटिवली पॉसिबल ही नहीं है इसको हैंडल करना। एक महरूमी की बात की जाती है, मैं महरूमी का जरा फाइनेंशियल्स बता दूं आपको। मैं 1 मिनट अर्ज कर रहा हूं। मैं जाफराबाद गया, बलूचिस्तान का हिस्सा है, वहां पर सैलाब की सूरत हाल नहीं देखी। 1 साल बाद जब हम टॉप स्टोरी की टीम वहां गई, हमने एक प्रोग्राम किया था खुसूसी वहां पर, और जनूबी पंजाब में भी हमने आके देखा तो बड़ा फर्क है, उसकी महरूमी नजर नहीं आती बलूचिस्तान के इलाकों की। रशीद गुड़ेल साहब। उसामा भाई देखिए, मैं एक बात करूं आपसे, जहां तक सैलाब की सूरत हाल थी, अगर मैं समझता हूं और मेरी पार्टी समझती है और आवाम समझती है और सिविल सोसाइटी समझती है कि अगर उस वक्त हमारा जो लोकल बॉडी सिस्टम अगर होता तो डैमेज कम होता, लोगों को रिलीफ जल्दी पहुंचता। लेकिन बदकिस्मती इस मुल्क की कि इस मुल्क में हम पोलियो के मुहिम तो करते हैं, लेकिन हमारी जमहूरियत को भी पोलियो ज्यादा जमहूरियत है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल की पॉलिटिक्स नहीं है, लोकल बॉडी सिस्टम नहीं है। अगर वहां पे होता तो जाफराबाद में भी इतने नुकसान ना होते, पंजाब में भी इतने नुकसान ना होते, सिंध में भी इतने नुकसान ना होते। तो ये तो अवाम की राय भी है, और हम समझते हैं कि पोलियो ज्यादा सिस्टम है इस वक्त जमहूरियत का, जिसकी टांगे माजूर है, जो टांगे होती है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम होती है, जहां से क्यादत उभरती है। आप कहते हैं कि जहां के लोग कहें कि वहां सुबह बनना चाहिए, बना देना चाहिए, लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा कि आमरीत में हम देखते हैं बड़ी आसानी से काम हो जाते हैं, वादा खिलाफियां हो जाती हैं, बहावलपुर को पंजाब में जम कर दिया जाता है, लेकिन जब उनके वादा निभाने का वक्त आए तो सियासत में बड़ी पेचीदगियां हमें नजर आती हैं। इसीलिए सियासी अमल को आगे चलते रहना चाहिए। मैं शुक्रिया अदा करता हूं रशीद गुड़ेल साहब का, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा हमारे साथ थे, सैयद ज़हीम कादरी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ थे। लेकिन नजर आ रहा है कि अगरचे वोट लेने की बात हो रही है नए सूबों की, मगर वक्त इतना कम है कि संजीदगी से इस पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, क्योंकि पंजाब का लाजिम है कि वो भी राजी हो और वहां से भी 2/3 अक्सरियत होगी, तो फिर कोई आईनी तौर पर बात आगे बढ़ सकेगी। आने वाले दिनों में क्या होता है उस पर हम नजर रखेंगे। टॉप स्टोरी में हमारा वादा है आपको आगाह करते रहेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको औलाद के गम और नफरतों से महफूज रखे। अल्लाह।